देख रहे हैं आवाज अड्डा। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुंबई शहर का भविष्य 2034 तक तय किया गया है। ये काम होता है शहर को चलाने वाली बॉडी का, जो इस केस में बीएमसी है। और देखिए इस प्लान में क्या है। जो बची कुची हरियाली है उसको खत्म करने का प्लान है। ये शहर जो थोड़ी सी सांस लेता है उस सांस को भी बंद करने का प्लान है। और इसके पीछे दलील है कि इससे 10 लाख सस्ते घर बनेंगे। कैसा होगा मुंबई का फ्यूचर अगर ये डेवलपमेंट प्लान लागू होगा, आइए देखते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। सभी की चाहत होती है एक अदद आशियाने की, और इसी कोशिश के तहत मुंबई की बीएमसी नया डेवलपमेंट प्लान लाई है। इस प्लान में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई 5 तक करने का प्रस्ताव है। मतलब ये कि जमीन के 5 गुने क्षेत्र के बराबर कंस्ट्रक्शन की इजाजत। लेकिन इसमें ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिनसे मुंबई हरियाली के लिए तरस जाएगी। मसलन मुंबई के नो डेवलपमेंट जोन में भी निर्माण की मंजूरी और साल्ट पैन एरिया में एफएसआई 0.2 से बढ़ाकर 3 करने की इजाजत। इससे मुंबई के हरे भरे आरे कॉलोनी के तकरीबन हर क्षेत्र में खुलकर निर्माण हो सकेगा। नतीजा पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका। वहीं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए 5 एफएसआई के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई में ज्यादा मकान चाहिए, लेकिन क्या हरियाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर? इसी सवाल पर आवाज अड्डा पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। और आवाज अड्डा पर इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है एक बहुत ही बड़ा शानदार पैनल। हमारे साथ है बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी, शिवसेना के नेता और दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत से बात करेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता चरणजीत सापरा हमारे साथ जुड़े हैं। हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी से चर्चा होगी। टाउन प्लानर संजय पुरी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर प्रभु और पर्यावरण एक्सपर्ट ऋषि अग्रवाल भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले निरंजन हीरानंदानी जी, आपका मैं व्यू लेना चाहती हूं इस पूरे नए डेवलपमेंट प्लान पर, जिसमें एफएसआई अप टू 5 बढ़ा दी गई है बीएमसी के द्वारा, और इसका स्वागत कई सारे डेवलपर्स कर रहे हैं। क्या आप भी इसका स्वागत करते हैं? मैं समझता हूं इसकी जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की आबादी बढ़ गई है, लोग 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनकी जो रीडेवलपमेंट होती है उनकी कीमत इतना ज्यादा हो गया है कि आज एक झोपड़पट्टी खरीदने को जाए तो वो भी 10 लाख से ज्यादा का भाव लग गया है। तो मेरे अंदाज से जब तक ये एफएसआई की प्रगति नहीं होती तब तक नहीं होता। नंबर 2 बात है, जो हम इंटीग्रेटेड टाउन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम मेट्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोस्टल रोड कर रहे हैं, क्रॉस हार्बर ब्रिज कर रहे हैं, जब तक हम इसकी एफएसआई नहीं बढ़ाते हैं, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उनकी उपयोग हम कर ही नहीं पाएंगे, और लोग झोपड़पट्टी में कंटिन्यू करेंगे रहने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल घर हम बना ही नहीं सकते। तो मेरे अंदाज से जो बीएमसी ने अभी किया है वो एफएसआई इंक्रीज करने की जरूरत थी। वैसे भी आप एसआरए में देखिए और रीडेवलपमेंट माडा की देखिए, एमएमआरडी में देखिए, ऑलरेडी 4 एफएसआई तो दे चुके हैं। तो मेरे अंदाज से ये आइडिया ये थी कि आप फेज बाय फेज इंक्रीज एफएसआई करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनेगा। तो मेरे अंदाज से ये एक साथ में करना चाहते हैं। जी, सवाल लेकिन है एट व्हाट कॉस्ट। अब हम जानते हैं कि जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं, टाउन प्लानर हैं, वो क्यों इस पर नाराज हैं या क्या सवाल उठा रहे हैं। ऋषि अग्रवाल जी, अगर पहले आप बताएं कि सरकार के पास, बीएमसी के पास वैसे कुछ ज्यादा चॉइस नहीं है अगर घर बनाने हैं, तो क्या उस स्थिति में ये सबसे सही प्लान है? देखिए, ये 20 साल से काफी दलीलें दी जा रही हैं। 20 साल पहले जो स्लम रिहेबिलिटेशन का प्लान आया था, जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, कि 20 लाख लोगों को फ्री में घर दिए जाएंगे, तो ये कम्प्लीटली उस एक जो स्कीम का फेलियर है, जो हम आज 20 साल बाद में भी ये एक इमोशनल दलील देते रहते हैं कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़पट्टी है, 10 लाख की झोपड़पट्टी है। इसका एक एफएसआई से तो ताल्लुक है ही,
लेकिन उससे कहीं बड़ा ताल्लुक है जो हमारी अर्बन प्लानिंग फेल हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि ये FSI पे ही सिर्फ बात करते रहना एक वैसा है जैसे हम बोलते हैं ना, वो एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, उसके अंदर आप जितना भी पानी डालेंगे तो वो छेद से पानी बहते ही चले जाएगा बाहर। तो जब तक हम ये बकेट को सॉलिड नहीं बनाएंगे तब तक मेरे को लगता है ये FSI ये सब बेकार की बातें हैं। और मतलब इसका अफोर्डेबल हाउसिंग से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, तो आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ एक बहाना है चंद्रशेखर प्रभु जी? नहीं, आपसे मैं सहमत नहीं हूं कि आपने कहा कि चॉइस नहीं है। चॉइस तो है। ओपन स्पेसेस या नो डेवलपमेंट जोन्स या टूरिज्म जोन और जो ग्रीन एरियाज को निकाल के हाउसिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आज स्लम्स हैं वो स्लम्स 19% शहर की जमीन एक्वायर करती है। उस पे जो रीडेवलप की अगर स्कीम बदले आप तो उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग आ सकती है। साउथ बॉम्बे में 19,800 पुरानी जर्जर इमारतें हैं, उसकी जो जमीन है उस पे रीडेवलपमेंट जब होता है तब अफोर्डेबल हाउसिंग आ सकती है। सवाल है आपको अफोर्डेबल हाउसिंग देना है या नहीं देना है, या मुंबई को बिल्डर के चंगुल में और फंसाना है। नहीं, अगर आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आरे में आप अब घर बना सकते हैं, सॉल्ट पैन में घर बना सकते हैं, नो डेवलपमेंट जोन की लगभग धज्जियां उड़ गई हैं, तो उसका क्या मापदंड है? नहीं, खत्म ही कर दिया, खत्म कर दिया है। जी जी, यहाँ पर हम और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। पुरी जी आप बताएं। FSI बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क देखो, न्यूयॉर्क में जो मैनहट्टन एरिया है उसमें FSI इज एज हाई एज 35 की FSI है। इधर हम 4 और 5 में बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट जो चीज है कि न्यूयॉर्क ने जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इतने एरिया में FSI अनलिमिटेड होगा, वो एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डिजाइन किया गया था टू अकोमोडेट एन FSI ऑफ 35। और आज ये जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि NDZ और जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, जितने भी सॉल्ट पैन लैंड है उतने में हाउसिंग कर दें। जो मिस्टर प्रभु बोल रहे हैं इज एब्सोल्युटली राइट। बॉम्बे का 18% एरिया इज अंडर स्लम्स टुडे, और जितना स्लम का एरिया है अगर उतने ही स्लम के एरिया में आप डेवलपमेंट का FSI बढ़ा दो, जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है वो वही एरिया में हो सकती है। मैं एक टिप्पणी यहाँ पे करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क में 35 FSI नहीं है, नंबर 1। न्यूयॉर्क में, क्योंकि मैं मैनहट्टन में प्लानिंग अथॉरिटी में काम कर चुका हूं, नौकरी कर चुका हूं वहां पे, तो 35 FSI मैनहट्टन में भी नहीं है। न्यूयॉर्क का एवरेज FSI ऑफ न्यूयॉर्क इज 1.3। सिर्फ मैनहट्टन में कुछ पोर्शंस में ज्यादा FSI दी गई है, लॉन्ग आइलैंड, ब्रॉन्क्स और जगह में। तो मैनहट्टन बनाने का सपना बहुत दिनों से देखा जा रहा है। तो अगर हम उदाहरण लेंगे, हम रियलिटी में आ जाए, 35 वगैरह कोई FSI नहीं है। एक्सपर्ट जुड़े, हम स्वागत करते हैं अभिजीत जी का। वो जाने माने गायक है, लेकिन आज हमारे पैनल में अभिजीत जी आपको एक मुंबईकर के रूप में हम वेलकम करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 2034 तक क्या होगा हमारे शहर का, इसका एक प्लान बना है। और इसमें पर्यावरण के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आपने ओपन स्पेसेस को, नो डेवलपमेंट जोन को क्यों खत्म कर दिया है। आपका क्या कहना है? आप इस शहर में रहते हैं, आपने इसको चेंज होते हुए देखा है इतने सालों में? मैंने सिर्फ इस शहर को बिगड़ते हुए ही देखा है। ये शहर बनाया गया है बिल्डर्स के लिए, और जितने लोग बोल रहे हैं कि ये अफोर्डेबल हाउस बनाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउस। आज कौन अफोर्ड कर सकता है मुंबई में एक घर? आप स्लम नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई एक महाडा की जो चालियां होती वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है। आप स्लम हाउस जो बनाएंगे, जिस स्लम लोगों को देते हैं वो लोग कहीं और मूव कर जाते हैं, सब हैंड इन ग्लोव है। वो स्लम क्रिएट होता है, 50% जेन्युइन होते, 50% जेन्युइन नहीं होते। स्लम देखते देखते रात को स्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बिल्डर लॉबी है, स्लम लोगों की लॉबी है, और कुछ बाबू लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, मैनहट्टन के साथ आप तुलना तो मत कीजिए। मैं अभी मैनहट्टन में था लास्ट वीक, आप लोगों ने देखा होगा, वो सब थोड़ा प्रॉब्लम था। मैनहट्टन स्टिल बॉम्बे, मुंबई इज बेटर देन मैनहट्टन। मैनहट्टन में आप अपनी गाड़ी लेके
घूम नहीं सकते। यू हैव टू, यहाँ पे वहां पे वॉक करते हैं लोग 1-1 घंटा। आप कौन से मैनहट्टन की बात कर रहे हो? मैनहट्टन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अमेरिका सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वी डेफिनेटली डोंट डिजर्व टू बी टू हैव अ मैनहट्टन काइंड ऑफ लाइफ। वहां पे कोई गाड़ी नहीं लेके जा सकता। आप किस बात कर रहे हैं? आई थिंक जो भी यहाँ पे ये अच्छा सुझाव है, जहां पे स्लम्स हैं उस पे अगर बिल्डिंग बना दीजिए, लेकिन ये बात मत कहिए कि अफोर्डेबल हाउस मुंबई में कभी नहीं हो सकता। मुंबई से 5 तक आप 10 लाख घर बनाएंगे। 15 किलोमीटर अफोर्डेबल हाउस मुंबई में हो सकता है, 100% हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये तो कहने वाला गाना ही गा सकता है। नहीं, let's not get personal, Mr. So Everyone has been called on this panel. I mean, how can you make a statement आप कि हो कौन ही बोल नहीं रहे हैं सकता? सर? मैं टीवी में नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, हम डाइवर्ट आप ना कौन करें। बोल रहे हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, चंद्रशेखर प्रभु कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकता है, वो उनका व्यू है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने दूसरे पैनलिस्ट से, अरविंद सावंत जी। तो इसमें गाने की कौन सी बात हो गई है? इसमें गाना तो आप तो गा नहीं सकते। मैं तो फिर भी अच्छा गाना गाता हूँ। नहीं, वो अननेसेसरी कमेंट था। आई थिंक उसको नहीं, हमको पूरी तरह से डिसमिस करना चाहिए, एक्सपंज करना चाहिए एक तरह से। आप लोगों को कभी-कभी माइक मिलता है तो बात करते हैं। चलिए, अरविंद सावंत जी, आपको रेयरली मिलता होगा, हम तो रेगुलर आते हैं। प्लीज लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक। ये क्योंकि हमारा शहर है, हम सबको इसका कंसर्न है, हम सबको इसका कंसर्न है। अरविंद सावंत जी, ये समझाइए, आपकी पार्टी बीजेपी के साथ बीएमसी चलाती है, इस प्लान का क्या मतलब है? 10 लाख घर बनाएंगे, लेकिन इसके एवज में सॉल्ट पैंस को भी कुर्बान करेंगे, आर्य कॉलोनी को भी कुर्बान करेंगे, नो डेवलपमेंट जोन की परिभाषा ही बदल दी है। उसका क्या तर्क है? मैंने जो कुछ अभी, आप जानते हो कि मैं दिल्ली में हूं, पार्लियामेंट का सेशन चालू है जी। जो कुछ जानकारी मिल रही है वो अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो मिल रही है। हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं, डीपी प्लान में नया क्या आया। बात इतनी पड़ी मैंने कि एफएसआई बढ़ गया। मुंबई शहर की समस्या का पहला ध्यान देना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। मुंबई शहर का पॉपुलेशन कहां से कहां आया? ये 7 आइलैंड थे, उस सारे आइलैंड को जोड़कर एक मुंबई शहर बना। अभी मुझे याद है पुराने जमाने में प्रभु जी यहाँ बैठे, चंद्रशेखर प्रभु जी, कुर्ला का आदमी अगर मुंबई में आ रहा है तो गांव जाते समय पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो मुंबई में जा रहा हूँ कहेगा। कुर्ला से आते समय वो कहता था मुंबई में जा रहा हूँ। जी। तो मुंबई वहां तक सीमित थी। जी, आबादी बढ़ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब उसकी आबादी हुई है 2 करोड़ के दरमियान उसकी आबादी है। उसके बावजूद लोग रोजाना नौकरी के लिए आते हैं। अब हमें, मैंने जो नो डेवलपमेंट जोन की बात सुनी, मुझे जायज नहीं लगती है, क्योंकि जब तक आप पर्यावरण की पहली बात ध्यान में नहीं रखोगे तो बाकी कितनी भी प्रगति करो वो फायदेमंद नहीं होगी। और दूसरी बात को ध्यान में रखना है कि सुविधाएं, मुंबई महानगर पालिका कितनी सुविधाएं दे सकती है। अरविंद सावंत जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में हैं इसलिए आपने प्लान को देखा नहीं है, लेकिन बीएमसी के प्लान से शिवसेना अपने आप को कितना दूर रख सकती है? चरणजीत छात्रा जी, आपका इस पर कमेंट, और फिर शाइना एनसीजी, क्योंकि सारे सवाल महाराष्ट्र सरकार के प्लान पर डायरेक्ट है। तो सुनो, पिछली बार भी जब प्लान आया था तो शिवसेना ने कड़वा विरोध किया था। आप नहीं ये भूलना, शिवसेना ने उस वक्त भी कड़ा विरोध किया था, वो ध्यान में रखना। वो प्लान के लिए शिवसेना मान्यता नहीं दी थी। ओके जी, चरणजीत छात्रा जी। पहली बात तो ये जो 2100 हेक्टेयर, लेकिन डेवलपमेंट करनी है तो अब तुम्हें एफएसआई बढ़ाना ही होगा। क्लस्टर डेवलपमेंट करनी है, एफएसआई बढ़ाना ही होगा। 100 हेक्टेयर को नो झोपड़ियों का रिहेबिलिटेशन करना है, एफएसआई बढ़ाना ही होगा। जी, शहर के लिए घातक होगा। और इसमें आप सभी वो जमीन ले रहे हो जिसको हम लंग्स ऑफ द सिटी कहते हैं। कुछ साल पहले यहां पर बारिश पड़ी थी और किस तरह से पानी भरा था आप सबने देखा, मीठी नदी वगैरह, पूरा नेशनल न्यूज बना था। अभी अरविंद सावंत जी ने खुद कहा कि मुंबई महानगर पालिका कितनी सुविधाएं यानी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है वो भी देखना पड़ेगा। आज आपके रोड्स की हालत खराब है, आपकी ट्रैफिक कंजेशन है, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कम है, आपके एजुकेशन की फैसिलिटी म्युनिसिपल स्कूल्स में कम है, और फिर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से बिखर गया है।
आपने देखा देवनार, मुलुंड सब डंपिंग ग्राउंड में आग लगती है और कोई SWM का कोई प्लानिंग नहीं है जी। यानी पूरी तरह से महानगर पालिका जो 20 साल से शिवसेना और बीजेपी चला रही है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। और उसके ऊपर आप 5 FSI ला रहे हैं कमर्शियल के लिए, 3 FSI ला रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए, 4 FSI ला रहे हैं महाड़ा के लिए। अब ये सब तो ला रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक जो सत्ता में बैठे हैं वो कहें आप सबको बढ़ा के दे रहे हैं। आप मुंबई के जो मूल रहिवासी है, जो कोलीवाड़ा है, जो गांवठन है, जो आदिवासी पाड़ा है, उसको केवल 1.5 FSI दे रहे हैं। आप कमर्शियल को 5 दे रहे हैं। नहीं देखिए, महाड़ा की वसाहत को 4 ये कमर्शियल कैपिटल भी है, लेकिन FSI बढ़ाने के पहले क्या कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की गई? वो भी एक मूल सवाल है, क्या कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की गई? और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगा, क्या इसमें जो अभी स्लम में लोग रह रहे हैं वो शिफ्ट होंगे क्या? इसकी गारंटी कौन लेगा? स्लम वहां की वहीं रहेगी और ये नया एक स्ट्रक्चर बनेंगे, हरियाली मुंबई की चली जाएगी और मुंबई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं आपके चैनल की तारीफ करता हूं कि आपने आज ये विषय लिया है। ओके, शाइना जी, अब आप जवाब दें, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, BMC चीफ कह रहे हैं कि ये बढ़िया प्लान है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही ग्लेयरिंग लैप्सेस नजर आ रहे हैं। जी, अभी तमन्ना जी शांति से मुझे सुन लीजिए और मैं विनती करती हूँ सभी पैनलिस्ट को कि सरकार की प्रतिक्रिया और भूमिका स्पष्ट करने के पहले मुझे टोके नहीं। सबसे पहले मुंबई का जो पॉपुलेशन है 14 मिलियन, इसमें जो हमें 8 मिलियन नौकरी भी चाहिए, तो इसके लिए जो FSI बढ़ाया है वो सिर्फ कमर्शियल IT सेक्टर्स के लिए और जितने भी व्यवसाय जो रोजगार देते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो रोजगार नहीं मिले तो शहर की तरक्की नहीं होती है और ये एक विशिष्ट सर्कल है, तो ये सिर्फ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए। जहां तक आइलैंड सिटी का सवाल है, जो FSI 1.33 था 0.67 बढ़ाया है। अभी आपने सही मुद्दा उठाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं। अभी ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब हम कोस्टल रोड डेवलप कर रहे हैं, जहां 90 हेक्टर्स ओपन ग्रीन स्पेसेस हम प्राप्त कर रहे हैं इस शहर के लिए, वहां हम सब जानते हैं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है लो कॉस्ट हाउसिंग, और जो नो डेवलपमेंट जोन और सॉल्ट प्लान्स पे सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रावधान करें, तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप बिल्डर के लिए कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप करें क्या आप लोगों को बोलेंगे नहीं आप मुंबई में नहीं रह सकते हैं, या आप आए हो तो वापस जाइए? आप नहीं कर सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 मिनट, मैंने एक और पॉइंट, सही सवाल उठा गया कि सूएज मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है आज जो 3200 MLD पर दिन BMC पूरे शहर में देती है, तो 1200 से 1300 MLD सूएज वेस्ट आज तक सिर्फ हम दरिया में फेंकते थे। ये पूरा जो पहले जो एनवायरमेंट हैजर्ड्स ना सिर्फ हमारे वातावरण के लिए, लेकिन जो जानवर हैं या फिर जो फिश है, जितने भी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सब अभी ट्रीटमेंट के माध्यम से जो पानी निकलेगा वो फ्लशिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट सबके लिए रिसाइकल मोड, जहां कोलाबा, मलाड, वर्सोवा में टेंडर पारित भी हो गया और पास हो गया है। तो ये भविष्य काल नहीं है तमन्ना जी। शाइना जी, मैं आपसे प्लीज एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्योंकि आप ना डेवलपमेंट प्लान से थोड़ा सा आप आगे निकल गई हैं। मुझे बस ये बताएं कि FSI बढ़ाने के पहले कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की गई थी, ये जानने के लिए कि जब FSI बढ़ेगी उसका क्या असर पड़ेगा वहां रहने वाले लोगों पर। फॉर एग्जाम्पल, जहां हमारा स्टूडियो है वहां 100 फ्लोर से बड़ी बिल्डिंग बन रही है और उसके सामने ऐसा रास्ता है जहां अगर 3 गाड़ियां एक साथ आ गए तो 20-25 मिनट का ट्रैफिक जैम बन जाएगा। जगह ही नहीं है, FSI को सपोर्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। तमन्ना जी,
हकीकत ये है कि जो परिस्थिति के नजरअंदाज न करते हुए मेट्रोज हो, कोस्टल रोड हो, कितने सारे प्रावधान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके पहली बार मुंबई के इतिहास में हम वाटरवेज जहां पानी के माध्यम से शायना जी वोट लेकर तो कोई लोअर पैनल नहीं आ सकता। आप वाटरवेज की बात कर रही हैं। एक सेकेंड, नहीं आपको जो एक सिस्टमिक सोल्यूशन चाहिए तो सभी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। वाटरवेज से ट्रैवल करने की कॉस्ट क्या होगी? ट्रांसपोर्ट कोस्टल फ्रीवे बनेगा तो उसके ऊपर टोल लगेगी कि नहीं लगेगी? FSI की चर्चा आप कर रहे हैं, आप इस दृष्टि से पूछ रहे हैं कि जैसे हमने बहुत कुछ बढ़ाया है, हमने सिर्फ कमर्शियल सेक्टर्स के लिए बढ़ाया है जहां रोजगार मिले और इन रोजगार के माध्यम से 8 मिलियन लोगों को नौकरी। मैं चाहती हूं कि शायना जी से जो हमारे पैनलिस्ट सवाल पूछना चाहें वो एक एक करके पूछें तो फिर वो उनका जवाब दे सके। एक जो मूल सवाल मेरे मन में आ रहा है, और अभिजीत जी आप क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं एक आम मुंबईकर के तौर पर कि किस तरह का डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि नो डेवलपमेंट जोन एक कारण के लिए NDZ तय किया गया था, उसको हटाने के पीछे क्या कॉस्ट है जो हम पे करेंगे? जी अभिजीत जी, जितने लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे उनको अगर सॉल्ट पैन और जो स्लम्स एरिया में है तब दैट इज ओके, तो उसमें कोई, क्योंकि अगर स्लम्स है तो भी हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, स्लम की वजह से बढ़ नहीं रहा, वहां पे आप डेवलप कीजिए। लेकिन एक चीज सोचिए, हम जहां पे रहते हैं, टावर में रहते हैं, वहां के सामने फिर से डेवलप होकर टावर्स आ रहे हैं। अभी जो आपने बताया कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, 3 बिल्डिंग, क्या फायर ब्रिगेड नहीं घुस सकता? सर मैडम, यहां पे फायर ब्रिगेड आने के पहले हम लोग आग बुझा देते हैं, खुद लोग, बिल्डिंग के लोग। आप देख लीजिए कप परेड में अभी बीच में आग लगी थी, हमारे टॉप डायमंड ट्रेडर दिनेश गांधी की क्या हालत हुई कि इतने बड़े, मतलब दुनिया का सबसे फेमस बिल्डिंग केम्स कॉर्नर में, उसका क्या हुआ? ना फायर ब्रिगेड पहुंच पाया, ना कुछ पड़ा, आदमी मर गए। आप अल्टीमेट सोचिए, अल्टीमेट, सिर्फ ट्रैफिक के बारे में मत सोचिए। फायर ब्रिगेड इज अ रियली अ सीरियस कंसर्न। ओके, तो अभिजीत की कंसर्न कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई रास्ता, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है, फायर ब्रिगेड का रास्ता नहीं है, कहां से आएंगे? रास्ता नहीं है। ऋषि जी देखिए, तमन्ना जी, मैं एक NDZ की क्योंकि बात चल रही है, हांगकांग का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हांगकांग एक बिल्कुल ही हाई लेवल ऑफ कमर्शियल सिटी है, बॉम्बे से कहीं ज्यादा अधिक गुना कमर्शियल सिटी है। एक इतना कमर्शियल सिटी होते हुए हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं उनको अपने पर्यावरण से और अपने जो ओपन स्पेसेस से इतना प्यार है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि हांगकांग का 2/3 एरिया एज नेचुरल एरिया फॉरएवर प्रिजर्व कर दिया गया है। जो डेवलपमेंट करना है आप 1/3 एरिया में ही कर सकते हैं, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा FSI दे सकते हैं। आज अगर आप हांगकांग जाएंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता आपको। मैं तो एक स्टडी टूर पे गया था, यहाँ पे और भी दिग्गज बैठे हैं जो हर टाइम अलग अलग शहरों में घूमते रहते हैं। तो इसका अभी शायना जी बोल रही हैं कि कोस्ट रोड को वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल रही हैं, वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसमें सिर्फ दिन की 2 से 3 लाख गाड़ियां जाएंगी। ये एक प्योरली प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लिपापोती और मेकअप दिया जा रहा है और शहर को गुमराह किया जा रहा है। ओके, शायना जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? देखिए, जो हम चाहते हैं कि मुंबई की छवि बदले, मुंबई के पूरे पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास मौका क्या है? मौका ये है कि कोस्टल रोड के माध्यम से हम वातावरण के ऊपर भी फोकस करें। जैसे कि मैंने कहा कि 90 हेक्टेयर ओपन ग्रीन स्पेसेस विच बिकम द लंग्स ऑफ द सिटी, और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रोज हो या फिर वाटरवेज का जो इस्तेमाल किया गया, वी हैव टू वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी। आपको पैराडाइम शिफ्ट अगर लाना है तमन्ना जी, और जो डेवलपमेंट इतने बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक अर्बन प्लानिंग यूनिट नहीं है, एक 5 अर्बन प्लानर नहीं है ढंग के इतने बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिसकी पॉपुलेशन 12 लाख 12 मिलियन है। आप आज लंदन जाइए, हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, अर्बन प्लानिंग यूनिट है सिस्टमैटिक, वहां पे 100 अर्बन प्लानर। ऋषि जी, 5 अर्बन प्लानर्स को रखकर क्या चीजें बदलेंगे? क्योंकि आप देखिए किस लेवल पर ये प्लान्स बन रहे। निरंजन हीरानंदानी जी, इस डिबेट की शुरुआत में बिल्डर्स टारगेट रहे हैं हमारे कुछ पैनलिस्ट के ओपनिंग कमेंट्स में। आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि इस सरकार और उसके पहले भी जो सरकार थे उस पर भी ये हमेशा आरोप लगता था कि वो बिल्डर्स की ज्यादा सोचते हैं, आम मुंबईकरों की नहीं।
मेरे अंदाज से आपकी बात सही है, क्योंकि पहले जो होता था वो इंडिविजुअल केसेस ऑन मेरिट एफएसआई बढ़ाते जाते रहते थे, तो इसलिए एक बिल्डर को फायदा होता था दूसरे बिल्डर को। आज की तारीख में जब यूनिफॉर्मली एफएसआई बढ़ाया गया है, जैसे हैदराबाद में एफएसआई का सीमा ही निकाल दिया है, देयर इज नो कर्ब ऑन एफएसआई इन हैदराबाद। जैसे नोएडा में एफएसआई बढ़ा दिया, वहां के भाव जो है वो 10,000 रुपये फुट थे, वो आज के तारीख में 3,000, 4,000, 5,000 रुपये फुट हो गया है। इसलिए ये यूनिफॉर्मली हर एक को जो एफएसआई बढ़ा दिया है तो ओवरऑल भाव कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब इंडिविजुअल केसेस को हीरानंदानी को एफएसआई बढ़ाए या कोई दूसरे बिल्डर को एफएसआई बढ़ाए इंडिविजुअल केसेस में, तो वो गैर फायदा हो सकता है। लेकिन जब आप पूरे शहर के एफएसआई बढ़ाते हो हर एक क्षेत्र में, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उसके हिसाब से ओवरऑल प्रोडक्शन के कारण का भाव कम होंगे और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेकेंड, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात हो रही है, जब तक हम 1 लाख घर पब्लिक सेक्टर में नहीं बनाए, इसके कारण उन्होंने सॉल्ट पैन लैंड्स और इस पेरिफेरी एरिया जो सरकार के काबू में है, वहां वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ज्यादा संख्या में छोटे घर बनाना चाहते, जो 14 साल पहले केंद्र सरकार में निश्चित किया हुआ था। ये 14 साल के बाद वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए ये जो डिसीजन आप सॉल्ट पैन्स की बात कर रहे हैं वो 14 साल जुने हैं और सरकार ने इंप्लीमेंट 14 साल से नहीं किया है, और ये डीपी प्लान में हम करना चाहते हैं। इसलिए ओवरऑल जब भी एफएसआई इंक्रीज होता है, सॉल्ट पैन्स के लिए क्यों लड़ रहे हैं लोग? इसको हम समझ लेते हैं। हीरानंदानी जी, सॉल्ट पैन्स के लिए क्यों लड़ रहे हैं लोग? ओपन स्पेसेस के लिए, नो डेवलपमेंट जोन में जो चीजें आती हैं उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, उसको भी हम थोड़ा समझ लें कि किस संदर्भ में इसको डेंजरस हम मानते हैं। चंद्रशेखर प्रभु जी, देखिए, ओवरऑल जो प्लान आया है उसमें ग्रीन स्पेसेस बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, नो डेवलपमेंट जोन जो है उसको आप निकाल देंगे। प्लान बन रहा है और वो पब्लिश हो जाएगा, वहां ग्रीन स्पेसेस और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होने वाले। ओके, एक एक करके चंद्रशेखर प्रभु और फिर ऋषि अग्रवाल जी। देखिए, नो डेवलपमेंट जोन को पूरी तरह से आप हटा देंगे तो उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कोई असेसमेंट किया है? नहीं किया है। सॉल्ट पैन लैंड का मतलब जिस जगह पे सॉल्ट बन रहा है वो बाय नेचर सॉल्ट कब बनता है? जब हाई टाइड से पानी आता है उसमें सॉल्ट बनता है। तो हाई टाइड के नीचे जो जमीन है उसको सॉल्ट पैन कहा जाता है। वो हाई टाइड लेवल के नीचे होता है और वो उसमें मैंग्रोव्स है कई जगह में, जिससे शहर को बचाते हैं। उसको पूरा ही आप निकाल देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे शहर का पर्यावरण आपको तबाही के रास्ते रखना है। मैं समझ सकता हूं कि सॉल्ट पैन में से कुछ 2%, 5% जगह या नो डेवलपमेंट जोन में से कुछ जगह ले लें तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन पूरा नो डेवलपमेंट जोन को आप एक स्ट्रोक ऑफ पेन से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि इसको निकाल दिया जाए। आर्य कॉलोनी को पूरी तरह से आप वहां पे डेवलपमेंट के लिए बिल्डरों को दे देंगे तो किस तरह से इस शहर का? संजय, पूरी हड़बड़ी नजर आ रही है इस प्लान में। बिल्कुल, जो आप बोल और रहे ये हमारे 2034 तक का प्लान है। यस, नहीं, जो आप बोल रहे हो इट्स एब्सोल्युटली राइट। सॉल्ट प्लान लैंड और नो डेवलपमेंट जोन को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। मैक्सिमम अगर 5%, 10% का जरूरी है अफोर्डेबल हाउसिंग करने के लिए तो दैट इज ओके, मगर जो लैंड ऑलरेडी स्लम्स के अंदर है उसका बेटर यूज होना चाहिए। उधर एफएसआई बढ़ाओ, बट एफएसआई बढ़ाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले सूएज ट्रीटमेंट, पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें जरूरी है। पहले ये सब चीजें होनी चाहिए और उसके बाद एफएसआई बढ़ना चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग बढ़नी चाहिए। अरविंद सावंत जी, अरविंद सावंत जी, एफएसआई बढ़ाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? और क्या उसे कम से कम शर्तों के साथ नहीं होना चाहिए था कि वहां पर एफएसआई जहां बढ़ रही है वहां पर उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो? जैसे अभिजीत कह रहे कम से कम एक फायर ट्रक आ सकती है। आई अप्रिशिएट हिज पॉइंट। मेरा कहना उसमें दो मुद्दे आते हैं। एफएसआई बढ़ाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है अपने पास। हमारे मुंबई शहर कंजेशन इतना है, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है, अब इतनी घन व्यवस्था में आप उनको कैसे देंगे, घर देंगे? तो झुग्गी झोपड़ियां हैं, पुरानी इमारतें हैं,
उनको आप अगर घर देना चाहते हो, अफोर्डेबल घर, सस्ते में घर देना चाहते हो, या एसआरई जैसे या डेवलपमेंट करके देना चाहते हो, तो आपको ये व्यवस्था एफएसआई की करनी पड़ेगी। अब रही बात पूरे एरिया का लेआउट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, डर इस बात का है कि कुछ लोग आकर कहेंगे हाँ हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट करो, तो 5 इमारतें आ गई क्लस्टर, ऐसे नहीं होगा। पूरे एरिया का जब तक लेआउट प्लान नहीं करोगे तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके रोड, जैसे अभी आप हमारे दोस्त जो बता रहे थे अभिजीत जी, मैनहट्टन में गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है, या आप जो अभी कह रही थी कि 100 मंजिलें बिल्डिंग बन रही है, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसको देखकर पहले क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान करें, क्लस्टर डेवलपमेंट का लेआउट बनाए, गिरगांव हो, लालबाग हो, ये जो खास करके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, घाटकोपर हो, कुर्ला हो, वो करके उसमें पूरे पहले प्रावधान करो। जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था, इसके लिए रास्ता चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, वो लेआउट में आनी चाहिए। उसके बाद में जाकर क्लस्टर डेवलपमेंट करो, उसको एफएसआई ज्यादा दे दो, देना ही पड़ेगा, तब जाकर कुछ शहर अरविंद सावंत कह रहे हैं एफएसआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऋषि, मतलब अव्यवस्था भी नहीं होगी, ताकि रास्ता नहीं होगा। नहीं तमन्ना जी, मैं कुछ थोड़े डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन जो अभिजीत जी ने अगर बढ़ गया शहर का तो दिक्कत आएगी, खास करके पानी की। नहीं तो क्या हम अज्यूम करें 2034 तक शहर का पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं? मैं कुछ फंडामेंटल साफ सारी चीजों की व्यवस्था आएगी, कचरा व्यवस्था आज दिक्कत है, आज स्वास्थ्य की आएगी, जो बर्डन आएगा शहर पे उसका भी दिक्कत है। अरविंद सावंत जी, आप मुंबई से दूर नहीं है, इस वक्त दूर है, लेकिन आप मुंबई की गली गली को जानते हैं, आपको पता है दिक्कत आज क्या है। आप पॉपुलेशन बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो चुन के आया हूँ, एग्जैक्टली मुंबई से चुनकर आया हूँ। आई नो जी बताएं। तमन्ना जी, मैं कुछ एक फंडामेंटल पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि ये जो अभिजीत जी ने कम होते जा रहा है, अभिजीत जी ने जो मैनहट्टन का भी उदाहरण दिया, जिस तरह का यहाँ जीवन होते जा रहा है और जिस तरह से अगर सारे ओपन स्पेसेस खत्म हो रहे हैं तो लोग भागेंगे मुंबई से चाइना जी, लेकिन वो स्थिति हम ना पैदा करें, इसलिए हम ये सवाल करना चाहिए। थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, तो ओपन स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। नहीं देखिए, ये जो मैनहट्टन का उदाहरण अभिजीत जी ने दिया कि वहाँ पे गाड़ी लेके नहीं जा सकते, वो इसलिए है कि मैनहट्टन में अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी करते हैं, वहाँ पे पार्किंग फीस बहुत हाई है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अरविंद जी, एक थोड़ा सा मैं जरा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था मैनहट्टन के ऊपर जो उदाहरण दिया गया है। तो मैनहट्टन में जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जो पिछले मेयर थे, मेयर ब्लूमबर्ग, और वहां पे जेनेट सदिक खान के करके जो अर्बन प्लानर थी, जो उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से अब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की है। जो अभिजीत जी गाड़ी की प्रॉब्लम कह रहे हैं, वहां पे पार्किंग फीस बहुत ज्यादा है। मुंबई में आज तक शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, बीएमसी की पार्किंग फीस को लागू किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है। सॉल्ट पैन लैंड पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहता हूँ। अप्रैल 22 को अर्थ डे था, पेरिस में अग्रीमेंट साइन हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जितने भी बड़े शहर हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, वो सब अब एक अवेयर हो चुके हैं कि अगले 20 से 50 साल में सी लेवल राइज होएगा, और सब लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं। आज मुंबई में हम ये बेकार से मुद्दों में ही उलझे हुए हैं पिछले 20 साल में, एनडीजेड हो ना हो। सॉल्ट पैन लैंड एक बहुत ही जरूरी फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है। एवरेज इनकम, एवरेज एजुकेशन, एवरेज लिविंग क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा ना, वहाँ कौन रह रहे हैं और यहाँ कौन रह रहे हैं। हमारे जो शिरीष पटेल जी हैं, उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छा, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, एफएसआई होना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। सॉल्ट पैन पर वो पूछ नहीं, सॉल्ट पैन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉल्ट पैन पे 100% नहीं होना चाहिए। मैं आपको वही उदाहरण दे रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज का जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोल रहे हैं, जैसे 26 जुलाई 2005 हुआ था। आई हैव अ रिजर्वेशन ऑन दैट। हाँ, चाइना जी, आबादी भी बढ़ेगी मुंबई शहर की। इतनी डेंजरस चीज होने जा रही है आबादी। तो आप देखिए इतनी डेंजरस नवी मुंबई में। चरणजीत सापरा का एक कमेंट और फिर चाइना जी जवाब देंगे। जी चरणजीत सापरा। नहीं, मैं शाइना जी जस्टिफाई करना चाह रही थी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं इनका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि कल ही मुंबई की जो हाईकोर्ट है, इनकी बीजेपी की सरकार लीगलाइज करना चाहती थी 2015 दिसंबर तक के सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स को जी। तो हाईकोर्ट ने इनको उल्टा सीधा कहा है इनकी सरकार को, और वो सारा रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। और इसी बेस पे रिजेक्ट किया है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप किस तरह से लीगलाइज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले तो आप जो कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, वो गलत है। दूसरी बात, मेरा ये सुझाव है, मेरा ये सुझाव है दूसरा, कि मुंबई में ज्यादा एफएसआई बढ़ाने के बदले जो मुंबई का एमएमआर रीजन है या मुंबई के और नजदीक के जो शहर है, वहां पर आप ज्यादा एफएसआई बढ़ाइए, मुंबई में कम बढ़ाइए।
और उन शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाइए, वो चाहे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे चरणजीत छात्रा जी, जो बगल में के आप शहर है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने में लेकिन फैक्चुअली तो देखिए 100 साल कौन निकल कर जा रहा है मुंबई शहर से? बस लोगों का जीवन और मुश्किल हो गया क्योंकि आपको और समय लग गया ट्रैवल करने के लिए। आपने लोगों की एवरेज ट्रैवलिंग टाइम 2, 2.5, 3 घंटे कर दी है। एक बात चाहते हो वो छोड़कर हर व्यक्ति मुंबई नहीं ना आता है, हर व्यक्ति मुंबई में नहीं आता है। अगर आना पड़ता है क्योंकि नौकरियां यहाँ पर आपने ऐसी हालत बनाई नहीं कि कोई जाकर मैं समझता हूँ ये बहस, इस बहस में कुछ तथ्य के अभाव है। तथ्य ये है कि आज FSI किस चीज में बढ़ाया जाए। एक एक करके बोलेंगे, उनका पुनर्वसन कैसे करोगे वो बताओ। ओके, एक एक करके बोलेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं। शायना जी को एक कमेंट देना था, उसके पास बाद में आपके पास आती हूँ मिस्टर प्रभु जी। शायना जी, आपके पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति है जिसके पास एक होलिस्टिक सोल्यूशन है मुंबई जैसे कॉम्प्लेक्स सिटी के सुझाव को लेके? मेरे पास है, मेरे पास है शायना जी। 3 एक्सपर्ट मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। आप इसमें हतबल मत हो जाइए शायना जी। आपने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब सुनने के लिए धीरज रखिए। आप बार बार FSI को लेके ही चर्चा नहीं, आपने अपना जवाब एक सवाल से शुरू किया इसलिए। जी प्लीज गो अहेड। वहाँ ये चर्चा ही FSI और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है शायना जी। 7 बड़ा है, 1.33 से 2 किया है और उसके प्रति सिर्फ पूरी टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये सस्टेन करने के लिए 2 नहीं हो गया, उसके ऊपर TDR ऐड होगा और वो 3 तक पहुंचेगा। इसके लिए शायना जी थोड़ा अभ्यास करिए, उसके ऊपर TDR आपने केवल सबब में नहीं, आपने शहर में भी TDR लागू कर दिया है। एक मिनट, छात्रा जी उनको पूरा करने दीजिए, छात्रा जी उनको पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिए। छात्रा जी उनको पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिए। उनको बता रहा हूँ कि 3 FSI हो गई है, 2 नहीं हुई है। नहीं है क्या आपको ये मान्य करना है या नहीं कि मुंबई शहर में 14 लाख से ज्यादा घर की आवश्यकता है तुरंत, है या नहीं है? शायना जी लेकिन सॉल्ट पैन नहीं शायना जी, लेकिन आप RML कॉलोनी को खत्म कर देंगे, सॉल्ट पैन को खत्म कर देंगे। धारावी 500 एकड़ है शहर के बीच में, BMC का लैंड है। ओपन स्पेसेस बरकरार रख 10 साल में आप धारावी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। की आप बात करते हैं, जहां पहले डेवलपमेंट प्लान में 2 स्क्वायर मीटर था, वहां हमने 4 स्क्वायर मीटर्स का प्रावधान किया है। जहां हम नेशनल एवरेज 10 है कि जो ओपन स्पेस हमें वापस रखना है। पर आप जो सॉल्ट पैन लैंड है, जो ग्रीन लंग्स है शहर की, अगर उसको खा जाना चाहेंगे तो कैसे चलेगा? जिसने महिलाओं के प्रति भी कहा कि महिला जो वर्कफोर्स में है वहां हमें देखना है कि एक वार्ड में क्रैश हो, एक वार्ड में प्रावधान हो। तो डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी तक तो आपकी सरकार ने डेवलपमेंट का मतलब अब तो जान पर बात आ रही है, अब तो जान पर बात आ रही है, क्योंकि अगर पूरे हमारे लंग्स खत्म हो जाए तो हम जिएंगे कैसे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तमन्ना जी हर एक डेवलपिंग सिटी में, और जो आप ये सभी चीजों को सिर्फ नजरअंदाज करना चाहते हैं तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई नाइट शेल्टर तो बना लीजिए। सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं, मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। फैक्ट्स ये है कि 70 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स के लिए जो पहले FSI था वही चालू है, 1 इंच भी FSI स्लम के लिए बढ़ाया नहीं है इस डेवलपमेंट प्लान में। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 25 लाख लोग ओल्ड एंड डायलैपिडेटेड मकान में रहते हैं। कल और आज उसके लिए जितना FSI उतना ही FSI कंटिन्यू किया है, उनका कोई FSI नहीं बढ़ाया है। नंबर 2। नंबर 3, 64,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मुंबई सबर्ब्स में है, उनका आज भी FSI 2.7 रहा है और कल भी पिछले अगले 20 साल में भी 2.7 ही रहा है। तो इसका मतलब एक तरफ 70 लाख स्लम ड्वेलर, 25 लाख जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग और 25 लाख सोसाइटीज, तो टोटल मिलके करीब 90% लोगों के लिए FSI नहीं बढ़ा है। ये तथ्य वाली बात है। बढ़ाना चाहिए क्या नहीं बढ़ाना चाहिए ये आगे वाली बात है, लेकिन हम लोग बहस जिसके लिए कर रहे हैं, जिनका FSI नहीं बढ़ा है उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं है।
बड़ा कौन सा है मैं आपको बोलता हूं। जो नॉन सेस्ट बिल्डिंग्स आइलैंड सिटी में है उनको 1.33 एफएसआई से उनका एफएसआई बढ़ा के 2 किया है। फंजिबल के साथ में उनका 2.7 होने वाला है, उनका बढ़ा है। कुछ लोगों के बेनिफिट और किसका बढ़ा है? माड़ा की जो कॉलोनी है उसमें 3 एफएसआई है, उसको बढ़ा के 4 किया है। सिर्फ एफएसआई बढ़ा है सॉल्ट पैन लैंड के ऊपर और नो डेवलपमेंट जोन के ऊपर। इन 2 चीजों पे जो 0.2 एफएसआई था उसको बढ़ा के 4 एफएसआई यानी करीब 20 गुना एफएसआई ओपन स्पेसिस पे बढ़ाया गया। तो एफएसआई किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, इसके बारे में मैं सिर्फ तथ्य रखता हूं। ओके, चंद्रशेखर प्रभु ने बहुत ही खूबसूरती से सारे तथ्य रखे हैं। उसमें से एक जो मूल सवाल निकल कर आ रहा है कि इस बढ़ती हुई एफएसआई का खामियाजा भुगतना होगा पर्यावरण को, यानी हम सबको। इसका कॉस्ट क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। ओके, हमारे स्टूडियो में 3 टाउन प्लानर हैं जो मुंबई को बहुत ही करीबी से जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं, और वो इस वक्त बहुत नाराज है। वो हमें समझा रहे थे ब्रेक में कि नो डेवलपमेंट जोन में क्या क्या आता है। मैं भी आपको बता दूं उन्होंने क्या बताया। मड, अक्सा, मारवे, मनोरी जैसे इलाके आते हैं जो समुंदर के पास में हैं। ये हमें समझा रहे हैं कि बेसिकली कोस्टल रेगुलेटरी जोन के जो रूल्स थे कि आप समुद्र के इतने नजदीक कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहां आप डेवलपमेंट होगा, सॉल्ट पैन पर होगा, और ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। अब ये सवाल है निरंजन हीरानंदानी जी से भी हम पूछेंगे कि क्यों इस तरह से एक तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट क्या दी जा रही है जैसे ये लोग कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले चरणजीत सापरा जी, प्रॉब्लम है मुंबई के साथ कि यहां पर स्पेस की कमी है, तो आपको वर्टिकल तो जाना होगा, आपको लंबे टावर बनाने होंगे, तो क्या ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ऑप्शन थोड़ा सा लिमिटेड, धीरे धीरे हमको जाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको मुंबई के बाहर एमएमआर रीजन की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और मुंबई की कनेक्टिविटी बाहर आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के ये बात बनती है। नहीं तो हम सारी चर्चा यहां पर जितना जमीन स्लम के ऊपर, स्लम जितनी जमीन पर है उस जमीन को भी किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पर किस तरह से बिल्डिंगें बन सकती है, वहां पर किस तरह से एफएसआई यूज हो सकती है। प्रभु जी ने ठीक कहा कि वहां पर एफएसआई बढ़ नहीं रही है, आपके सबब में बढ़ नहीं रही है। अभी ये जिस तरह से आपको एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया कि कोस्टल जगह में अगर बिल्डिंगें आ जाएंगी तो फिर मुंबई की हालत क्या होगी। मड, अक्सा, मारवे, मनोरी पानी के अंदर डूबेगा। इन सब जगह में अब डेवलपमेंट हो सकती है और उसकी जिम्मेवार ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार होगी। ओके, हीरानंदानी जी, मुझे उम्मीद हो रही है कि कर रहा है इस ढंग का रैपिड डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटीज है, स्मार्ट सिटीज मुंबई के इर्द गिर्द सभी। ये बताइए कि आपकी सरकार के टाइम में तो मरीन ड्राइव बना था। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना, वो आया है। मरीन ड्राइव जब बना था तब मरीन ड्राइव तब उतनी पॉपुलेशन नहीं थी मुंबई की, काम करने की आज कितने फोल्ड पॉपुलेशन बढ़ गई है। एक मिनट, मैं सिर्फ आप निरंजन हीरानंदानी से बात करूंगी। एक सेकेंड, लेट्स जस्ट हियर निरंजन हीरानंदानी जी क्या कह रहे हैं। देखिए वो ऐसे डिबेट में आमतौर पर आकर चिल्लाने के यूज टू नहीं है, लेकिन हीरानंदानी जी यहाँ पर कुछ सीरियस जो बातें उठकर आई हैं उसमें से 2 पॉइंट। एक कि जहां पर एफएसआई वाकई बढ़ाने की जरूरत थी ताकि मुंबई में कंजेशन कम हो, वहां पर एफएसआई नहीं बढ़ी है। जहां पर बढ़ी है खास करके नो डेवलपमेंट जोन में, उसका एक एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत हाई होगा। इस पर आप खुद एक मुंबईकर हैं, सबसे पहले मैं मानती हूँ आप डेवलपर होंगे जो भी होंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक मुंबईकर हैं, क्या आपको इसका कंसर्न नहीं है? नहीं, जरूर कंसर्न है। मोस्टली जो प्रॉब्लम हुआ है कि आज की तारीख में जिस तरीके से जो एफएसआई की कंस्ट्रेंट्स बनाई गई है अब तक, वो सिलेक्टिव आप इंक्रीज करते गए हैं। आप देखिए एसआरआर में किया, माडा में किया, एमएमआरडी में किए, हॉस्पिटल्स के लिए किए, स्कूल्स के लिए किए, अलग अलग क्षेत्र में आप करते गए।
तो जो डेवलपमेंट आपको एक साथ में करना था, जो भाव नहीं बढ़ते थे और झोपड़पट्टी इतने संख्या में नहीं बनती थी इतने सालों में, आपने जो एफएसआई की कंस्ट्रेंट इतने सालों में रखी और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाई साथ में, उसके कारण मुंबई इज बिकम द हाईएस्ट बिगेस्ट झोपड़पट्टी इन इंडिया इफ नॉट द वर्ल्ड है। तो मेरे अंदाज से हमें ज्यादा मकानों बनाने की आवश्यकता है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। चंद्रशेखर प्रभु मास्टर प्लान 2034 झोपड़पट्टियों में झुग्गी झोपड़ियों में हीरानंदानी जी कोई एफएसआई बढ़ी नहीं है, वहां पर बढ़नी चाहिए थी, तब जाकर कोई फायदा होता। नहीं, मैं जो बात आपको संख्या में बताना चाहता हूं कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जैसे हमने नोएडा में किया, नोएडा में हमने क्या किया, लाखों संख्या में घर बनाए, उसके दाम कम हो गए क्योंकि इतने संख्या में हमने घर बनाए। जहां भी आप प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक आप सिलेक्टिव एफएसआई इंक्रीज करते जाएंगे तब तक आपके भाव नहीं कम हो सकते। नोएडा डेवलप हुआ, इसके कारण आपको जो डेवलपमेंट प्लान आज के तारीख में किया है, तब ये समस्या मुंबई की सॉल्व होगी, तक किया है। इनको फेज वाइज डेवलपमेंट होगा अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मुंबई। इट इज नॉट टू बी डन एट वन टाइम। और जब तक आप 2034 तक का प्लान नहीं बनाते, इतने मकानों को ऐड नहीं करते और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में नहीं करते, आपके भाव कम नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये जो मास्टर प्लान बनाया है वो 2034 तक जो बनाया है, इंक्रीज इन हाउसेज अलोंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के साथ जो नो डेवलपमेंट जोन पर एक तरह से कैची लगाई गई है, उस पर सबसे बड़ा कंसर्न है। अभिजीत जी, आपने सुने सबके व्यूज, और ये कंसर्न सबके दिमाग में होगा कि अगर कोस्टल एरियाज पर जहां थोड़ी सी अब अच्छी हवा आती है मुंबई में, वहां पर भी डेवलपमेंट शुरू हो जाए तो हमारा फ्यूचर 2034 तक काफी ब्लीक लग रहा है। मुझे जवाब देने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आजकल जब हम लोग किसी भी पेपर में बिल्डर्स का ऐड देखते हैं, प्रगति नहीं करेंगे तब तक आपको मकान नहीं मिलेंगे, करीब 500 को आदमी को घर नहीं मिलेंगे। स्पेस वो लोग ओपनली पब्लिसिटी देते हैं। हाँ। जी अभिजीत जी, पब्लिसिटी ओपन स्पेस की देते हैं आजकल, दैट इज वेरी गुड। आप स्लम्स में ग्रीन तो खत्म हो गया है। अगर स्लम्स में थोड़ा एफएसआई बढ़ाएंगे उसके साथ साथ ग्रीन बहुत बढ़ेगा। मैंने अभी हीरानंदानी साहब को सुना है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि जहां जहां डेवलपमेंट होगा वहां पे ग्रीन जोन अगर आपके रिजर्व है तो उतना ग्रीनरी भी बढ़ेगा। जहां पे अभी कुछ नहीं है, सिर्फ स्लम्स है, वहां पे ग्रीन, आप अगर 10 एकड़ में आप 5 एकड़ लैंड को बोल देते हैं ग्रीन रहेगा और 5 एकड़ में टावर बनाएंगे तो ग्रीन भी तो बढ़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने इसमें बात कही है कि आजकल इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो एड्स हैं नए डेवलपमेंट्स के, उसमें बताते इतने एकड़ ग्रीनरी। एक ऐसी स्थिति बन जाएगी शायद मुंबई शहर में जहां अमीरों के लिए ग्रीनरी होगी, बिल्कुल, क्योंकि उनके गेटेड कॉलोनी में एकड़ के एकड़ होंगे, गोल्फ कोर्स होगा वगैरह वगैरह। और जो आम मुंबई कर है, आज का आम मुंबई का टावर में नहीं रहता अभिजीत जी, ये आप भी जानते हैं, तो उसके लिए ग्रीनरी का क्या, उसके लिए जो व्हाट अबाउट हिम जी? नहीं, उसके लिए मैं यही नहीं सोच रहा। मुंबई सिर्फ यहीं पे बोरीवली में खत्म नहीं हो जाता, मुंबई न्यू बॉम्बे तक है। आप सिस्टमेटिक न्यू बॉम्बे के पुणे तक है नवी मुंबई के। आप अगर फिलहाल हम लोग मुंबई के डीपी की बात कर रहे हैं। स्काई इज द लिमिट। या जो नोएडा की बात हीरानंदानी जी ने सब कुछ मुंबई में क्यों करना कह रहे हैं, मुझे समझ इसको बाहर रहे। आज की बहस मुंबई के डीपी पे है, नवी मुंबई पे नहीं है, के डीपी पे नहीं है। अरे हम किसका विकास की बात कर रहे हैं? हमने कहा अभी कभी नहीं कहा मुंबई पर लोड कम करना तो थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। भी बने, अभी जो हमारे चरणजीत छपरा जी भी बोल रहे थे बाहर करो, चलो हमारा कंसर्न अगर है सावन जी, कहाँ काम किया नवी मुंबई का एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं, आप खुद जानते हैं, चरणजीत छापरा जानते हैं, आप जानते हैं, शायना जी जानती है कि जो नवी मुंबई जिस प्लान से निर्माण किया गया वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, फेलियर रहा। नहीं, फेलने में बाद में तो अच्छा हुआ ना, बाद में अच्छा हुआ, फेल ही हुआ। नवी मुंबई फेलियर हुआ। मेरा कहना अभी जो आप और प्लान करिए ना, बहुत लैंड पड़ा हुआ है बाहर, उस मुद्दे मुझे ज्यादा प्लान कर रहे बाहर। इस सारी चीजों में मुंबई ट्रांसफर मुंबई की झुग्गी झोपड़ी वैसे ही रहेगी।
पुरानी इमारतें वैसी रहेगी। एग्जैक्टली। आप अगर अरविंद सावंत जी, जो 20 साल पहले स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम शुरू की गई थी, शाइना जी, शॉर्ट टाइम में बिल्डिंग, शाइना जी आपके शाइना एनसी को चंद्रशेखर प्रभु एक सवाल पूछना चाहते जी। नहीं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, शाइना जी को के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उनके पुनर्विकास की बात ही नहीं कर रहे आप। नहीं, और उनका गार्डन कहाँ गया? उनका 5 एकड़ का गार्डन कहाँ गया? डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं अरविंद सावंत जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में आप बात कीजिए ना। वो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स का क्या किया जाएगा? अभी मानसून शुरू हो जाएगी, वापस बिल्डिंगें गिरेंगी, वापस वहाँ पे लोग उसकी बात करो। तो सुन क्या रहे हो आप सुन क्या रहे हो? अग्रवाल जी आप सुन क्या रहे हो? अग्रवाल जी आप क्या सुन रहे हो? फिर मैं वही तो बात कर रहा हूँ जो मेरे डीपी प्लान को शिवसेना विरोध कर रही है, बीजेपी के डीपी प्लान को। इमारतों में मैं तो जहां तक जानता हूँ बीजेपी शिवसेना खुद साथ में है बीएमसी के अंदर, और ये इनका जॉइंट डीपी प्लान है। मेरे को ये पता नहीं कि ये अलग है क्या है। आप ये देखिए, आप ये इस सिचुएशन की खूबसूरती देखिए। आपने थोड़ा इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। होगा अगर वो एफएसआई पढ़ा के वहाँ कुछ बनाते हो तो हमारा समर्थन होगा। नहीं, ऋषि अग्रवाल ठीक कह रहे हैं। यहाँ कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद सावंत जी इस डीपी के विरोध में है, लेकिन बीएमसी, शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर चलाती है बीजेपी, और उससे आप अपने पार्टनर से दूर नहीं भाग सकते। इस समय चुनाव जब होंगे उसके पहले क्या होंगे वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। चंद्रशेखर के विरोध में हूँ मैं। आप खुद कह रहे हैं कि कहाँ एफएसआई बड़ी सॉल्ट पैन पर नहीं बनना चाहिए। ये सबसे 2 बड़ी खामियां हैं इस डीपी प्लान की। आप इस डीपी प्लान को एक सौतेला नहीं क्या पहले शुरू आप सुनिए, अभी शांति से सुनिए मुझे आधा मिनट दीजिए, शांति से सुनिए, मुझे आधा मिनट दीजिए शांति। मैंने शुरू में ही कहा कि पर्यावरण की हानि होकर कुछ न करें। मुंबई शहर की बात मैंने शुरू से की। आबादी बढ़ रही है, सारी व्यवस्थाओं पे बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। अब इसकी सोचकर आप झुग्गी झोपड़ियों की विकास कैसे करेंगे और पुरानी इमारतों का विकास कैसे करोगे, उससे मुझे ज्यादा कंसर्न है। शाइना जी, चंद्रशेखर प्रभु पॉइंट रख रहे हैं। चंद्रशेखर प्रभु और फिर शाइना जवाब देंगे। चंद्रशेखर प्रभु, आप चाहते हो गिरगांव के लोग वहाँ जाए, लालबाग के लोग क्या बाहर जाने नहीं जाए? नहीं, बात पे मैं आपसे सहमत हूँ अरविंद सावंत जी। मैं वो बात पे आपसे नहीं, अरविंद सावंत जी, मैं वो बात पे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। वो जो दूसरा पॉइंट पे मैं आपसे नहीं, शाइना जी आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। कुछ दिनों पहले इस डेवलपमेंट प्लान पे सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, जो स्लम्स में रहने वाले उनके नुमाइंदे, जो पुरानी इमारत में रहने वाले उनके नुमाइंदे, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रहते उनके नुमाइंदे, जो म्हाड़ा की कॉलोनीज में रहते उनके नुमाइंदे, सबको एक साथ में बिठाया गया। 550 लोग थे, 3 दिन चर्चा चली और कोई भी नो डेवलपमेंट जोन को हाथ लगाए बगैर, कोई भी जो लो लाइंग एरिया सॉल्ट पैन को हाथ लगाए बगैर मुंबई के हर नागरिक को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक घर एफोर्डेबल हाउसिंग मिल सकता है। 16 लाख एक्स्ट्रा घर भी बन सकते हैं जो एफोर्डेबल, उसका प्लान बनाया और 13 वॉल्यूम्स में प्लान बना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लोगों को पूरी तरह दिया गया। चीफ मिनिस्टर के सामने मैंने खुद प्रेजेंटेशन दिया और सीएम साहब ने कहा कि ये बेहतर है, लेकिन ये कॉन्सेंसस जब बन रहा था, अच्छी बात बन रही थी, बॉम्बे का सोल्यूशन निकल रहा था और सब लोग मिलकर उसको कर रहे थे, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। जब ये आया, जब ये अनाउंस हुआ, जब मुझे शॉक लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सारा जो कॉन्सेंसस जो गवर्नमेंट के सामने हमने रखा था उसको नजरअंदाज किया गया है। ये सोल्यूशन दिया गया है, आज नहीं, बार बार सोल्यूशन दिया गया है। एक मिनट, शाइना जी। तमन्ना जी, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि पिछली बार जब ये डेवलपमेंट प्लान के बारे में चर्चा भी हो रही थी, हमारे मुख्यमंत्री में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जहां उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और ये दोबारा करने की आवश्यकता है। मुंबई जैसे शहर जो बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो प्रेशर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए कंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान, डेवलपमेंट प्लान का मतलब सिर्फ एफएसआई नहीं है।
FSI नहीं। शायना जी, क्या इस प्लान को फिर से रिव्यू किया जाएगा अगर जरूरत पड़े तो? अगर जरूरत पड़े तो क्या इस प्लान को रिव्यू किया जाएगा? शायना जी, बस अंत में इतना बता दीजिए, बिकॉज वेर आउट ऑफ टाइम। क्या इस प्लान को रिव्यू किया जाएगा? हो, महिलाओं के मुद्दे हो, रोजगार का। शायना जी, क्या इस प्लान को रिव्यू आप लोग करने को तैयार है? जादू की छड़ी बोले और बोले कि तुलना। शायना जी, बहुत सिंपल मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, लेकिन इफ यू आंसर, अगर जरूरत पड़े कि आप इस प्लान को भी रिव्यू करने को तैयार हैं? हम हमेशा जनता की मांग सुनते हैं और जनता की सोच विचार को नजरअंदाज नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो शायद कुछ हो कि मुंबई के नो डेवलपमेंट जोन, यानी मुंबई के बीच मैंग्रोव सॉल्ट पैन पर बड़ी बड़ी इमारतें ना खड़ी हो जाए अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।